हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। पावर और एनर्जी का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में हमने ये देखा कि आपका वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वर्क डन को डिफाइन कैसे किया गया। तो फिर हमने बहुत सारी बातें करी, पॉजिटिव वर्क डन पढ़ा, नेगेटिव वर्क डन पढ़ा, जीरो वर्क डन भी हमने पढ़ा। और हमने ये देखा कि किस प्रकार कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन निकाला जा सकता है, वेरिएबल फोर्स में वर्क डन को निकाला जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सर, एनर्जी के बारे में तो आपको सब पता है, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी तरीके का वर्क कर सकता है, दे हैव एनर्जी। कोई भी तरीके का काम अगर वो करता है तो वो है आपके पास एनर्जी। लेकिन क्या हमें ये पता है कि एनर्जी को डायरेक्टली मेजर करने की कोई मेथड नहीं है? जी, एनर्जी को आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी की एनर्जी पता करना है तो मैं उससे वर्क डन कराऊंगा। एक्चुअल में वो जो वर्क डन का मेजरमेंट है, वो वर्क डन का मेजरमेंट है, वही तो मेरे पास एनर्जी कहलाएगा। अगर आपको मेरी एनर्जी जानना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, सर आपके अंदर तो बहुत सारी एनर्जी, मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, अगर आपको ये जानना है तो आप एक काम करिए, मुझसे पूरे दिन काम करवाइए। वो जो भी काम होगा उस वर्क को मेजर किया जा सकता है। बेटा, वर्क को मेजर करना है, जो वर्क आपका मेजरमेंट होगा उस वर्क को मैं कहूंगा कि इनके अंदर इतनी एनर्जी है। तो एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था हमने? इट इज अ कैपेसिटी। एक्चुअल में इट इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो भी आप काम करते हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो है आपके पास एनर्जी। हम कुछ खास तरीके की एनर्जी की बात करने वाले हैं। वैसे एनर्जी के वेरियस फॉर्म आपने देखे होंगे, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और दुनिया भर की एनर्जी के टाइप्स। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगी काइनेटिक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के मोशन में होने से होती है। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। मोशन ऑफ बॉडी, जब कोई बॉडी मूव करती है, चलती है, ट्रेवल करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? सर ब्रेक्स लगाएंगे। ब्रेक्स लगाओगे, ब्रेक्स क्या काम करेंगे? सर ब्रेक्स एक्चुअल में एक नेगेटिव वर्क डन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से उस बॉडी की वेलोसिटी जीरो जीरो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते जीरो हो। सेम थिंग, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अपने आप वो रेस्ट में नहीं जा रही है, आप उसको रेस्ट में ले जाने के लिए वर्क डन करोगे और वो वर्क डन डिपेंड करता है कि वो बॉडी का मास कितना है, उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। यानी कि अगर मुझे किसी ट्रेन को रोकना है तो मुझे अलग वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे किसी बाइक को रोकना है तो मुझे अलग वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों में कुछ ना कुछ एनर्जी अलग थी। एक्चुअल में आप करते क्या है? एक्चुअल में जब हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेशंस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशंस की बात करी जाती है, तो जब कोई ब्लॉक मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे? इस ब्लॉक को ऐसी पोजीशन में ले आएंगे जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इस वेलोसिटी v से वेलोसिटी जीरो तक जाने में आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी। दैट वर्क डन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। कब? जब इसमें जो भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को जीरो कर दिया जाए। यानी कि ये एनर्जी किसी बॉडी में जब तक रहती है तब तक वो किसी मोशन में है। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, अगर कोई बॉडी मोशन करेगी तो एनर्जी होगी। अगर ये रेस्ट में चली गई, इतनी दूरी ट्रैवल करने के बाद ये रेस्ट में चली गई, यानी कि अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, लेट्स सपोज एक्स।
इस एक्स काइनेटिक एनर्जी को धीरे धीरे लूज करते गए। नेगेटिव वर्क डन डिक्रीज इन एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन इज डिक्रीज इन एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन इंक्रीज इन एनर्जी। पॉजिटिव करते तो एनर्जी बढ़ती, नेगेटिव वर्क डन कर एनर्जी कम हुई, तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और जिसे हमने वर्क डन किया धीरे धीरे एनर्जी बाहर गई, एनर्जी कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी को आप मेजर करने के लिए पहला ये तरीका यूज कर सकते हैं। यदि कोई बॉडी मूविंग बॉडी है यहां पर, उस मूविंग बॉडी को आप रेस्ट में ले जाइए, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ले जाइए। और क्या तरीका हो सकता है? दूसरा एक तरीका और हो सकता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मूव कराइए, वो v वेलोसिटी जब तक अटेन कर लेगी, v वेलोसिटी जब तक ऑब्टेन कर लेगी, यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि वो रेस्ट में थी, और v वेलोसिटी पे चली गई। तो आपने इसको v वेलोसिटी पर पहुंचाने के लिए बेटा कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा ना। तो एक्चुअल में मुझे काइनेटिक एनर्जी मेजर करना है तो मुझे वो वर्क डन मेजर करना होता है जो उस बॉडी को रेस्ट में ले जाता है। अगर मुझे काइनेटिक मेजर करना है तो वो वर्क डन मेजर करना है जो उस बॉडी को मोशन में ले जाता है। देखिए ये v वेलोसिटी गई, मान ले सपोज आपके पास एक बाइक है, सबके पास होती है, आपके पास एक बाइक है, आप उस बाइक को रोकना चाहते हैं, क्या करेंगे? ब्रेक्स लगाएंगे, कुछ वर्क डन करेंगे, ब्रेक्स, बॉडी रेस्ट में चली जाएगी। तो जितना वर्क डन ब्रेक्स ने किया होगा वही तो उसके अंदर एनर्जी होगी। ये एनर्जी डिपेंड करती है कि इस बॉडी का मास क्या था, इस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी। वो एक्सप्रेशन निकालेंगे, सब कुछ क्लियर होगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। आपकी बाइक रुकी हुई है, आप उसको चलाना चाहते हैं, आपने उसको v वेलोसिटी दी, आपने एक्सीलेटर को इस तरीके से खींचा और गाड़ी v वेलोसिटी से मूव करने लगी। तो v वेलोसिटी पर जाने में इंजन ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा ना बेटा। दैट वर्क डन इज stored in the form of kinetic energy। वही वर्क डन तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बन के आया होगा। यहाँ पे यही ब्रेक्स का वर्क डन तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बन के आया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और दुनिया की किसी भी एनर्जी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, आपको मेजर करना होगा वर्क डन, और तभी आप पता कर सकते हैं एनर्जी। इसलिए वर्क डन और एनर्जी की यूनिट आपको सेम बताई जाती है। सारे बच्चों को पता है कि सर एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हमने एनर्जी को डिफाइन किया, फिर हमने कहा कि ऐसी एनर्जी जो कि थी बॉडी की मोशन के कारण हो। बात आती है कि उसको मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो बेटा मेजर करने के लिए देखो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है मेरे पास, कि अगर एक बॉडी है जो u वेलोसिटी से जा रही है, या लेट सपोज इसकी वेलोसिटी v है, और मैं इस बॉडी को रोकना चाहता हूं, यानी कि इसके वेलोसिटी को जीरो करना चाहता हूं। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मेरे पास जीरो हो गई, इस बॉडी को ले ले a, और ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। तो आपने इसको यहाँ तक मूव करने में या यहाँ तक इसको वेलोसिटी को जीरो करने में जो वर्क डन किया होगा वो वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेट सपोज इस बॉडी का मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी। यहाँ पर भी इसका मास क्या होगा? m। तो मास आपकी बॉडी का कांस्टेंट रहने वाला है, मास को चेंज नहीं कर देना, आप मास को चेंज नहीं कर सकते। अब इसको रोकना है, तो रोकने के लिए आप क्या करेंगे? सर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। लेट सपोज मैंने ब्रेक्स लगाए, ब्रेक्स ने फोर्स लगाया F। अब ये F फोर्स लगाएंगे बेटा, ये F धीरे धीरे इसको रोकेगा, धीरे धीरे इसको क्या करता जाएगा? इसकी स्पीड में धीरे धीरे कमी करता जाएगा। अब ये धीरे धीरे कमी करता जाएगा, तो क्यों ना मैं वर्क डन निकालने जाऊं। तो मैंने वो कहा कि वर्क डन क्या है, तो किसी ने कहा सर वर्क डन होता F इंटू डी एक्स। लिखो F वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। dx क्या है बेटा? स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट है। ये जब आप फोर्स लगाओगे ना, दैट फोर्स इज प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करने वाला है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाला है। कैसा? नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ऐसा होगा जो कि वेलोसिटी को जीरो करेगा या कम करेगा। भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी को कम कर, बॉडी को रोकना है। तो ऐसा कोई गधा नहीं होगा जो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए।
मुझे किसी को रोकना है तो उसे फोर्स किधर से लगाना पड़ेगा, सामने से ना। तो ब्रेक्स कैसे काम करेंगे, अपोजिट काम करेंगे। तो ब्रेक्स ने आपने ब्रेक्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, तो उसने उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे dx जो है आपका स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट, एफ फोर्स लगाने के बाद भी इस पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया है, dx हो गया। क्यों, वेरिएबल फोर्सेस है बेटा, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना होगा। ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपकी कैसी है, सेम। तो इसको लिखे W इज इक्वल टू, और क्यों ना ये इसको dw लिखा जाए, सॉरी इसको dw लिखना होगा क्योंकि ये dx की वजह से। तो f डॉट dx दोनों सेम डायरेक्शन में, देयर इज cos 0 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1। तो ये आ गया मेरे पास f डॉट dx। नाउ वर्क डन dw इज इक्वल टू f डॉट dx। भाई न्यूटन के पास जाओ, न्यूटन कहेगा चलो हटो, ये तो ma dx होता है, बिकॉज f इज इक्वल टू m। न्यूटन ने ये बात कही कि आपने जो भी फोर्स लगाया होगा उस वो प्रोपोर्शनल होगा कि इसका m इंटू ए किया, तो हम यहाँ पहुंच गए m a इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। क्या किया होगा आपने, क्या मैं इसे एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, dv बाई dt, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्यों कर रहा हूं बताएंगे आगे, ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे बताएंगे। रख सकता हूं, यस सर रख दीजिए। नाउ पुट एक ही जगह आपने रखा dv बाय dx, dv बाय सॉरी dt इंटू dx। ओके, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, dx अपॉन dt is equal to dw and m rate of change of displacement is called velocity v into dv। ये मुझे चाहिए था। मैंने कहा कि जो मेरा स्मॉल सा वर्क डन हुआ है ब्रेक्स के द्वारा, उन्होंने कहा है कि वो वर्क डन कैसा होगा, एक्चुअल में वो वर्क डन होना चाहिए नेगेटिव। वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ब्रेक्स अपोजिट काम करेंगे। एक्सेलरेशन कैसा लेना होगा आपको, नेगेटिव। वेलोसिटी को डिक्रीज करना, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एम वी डी वी। ये आ गया मेरे पास एम वी डी वी। ऐसा क्यों किया आपने सब, तो क्या निकालेंगे, वर्क डन व्हेन बॉडी इज एट गोइंग ऑन रेस्ट। जब बॉडी आपकी रेस्ट में चली जाएगी तो वर्क डन कितना किया, लेट सपोज W, तो W वर्क डन यानी कि 0 से W वर्क डन मैंने किया, इसे लिखे dW। और इधर क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी जब कहाँ बेटा, कहाँ से कहाँ तक, अभी वेलोसिटी कितनी है v, अभी वेलोसिटी कितनी है v, कहाँ ले जाना है 0। इसको v वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी तक ही तो ले जाना है, वही तो मुझे टोटल वर्क डन चाहिए कि मेरी बॉडी v वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी में चली जाए। ये मेरा टोटल वर्क डन है, तो मुझे ये वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा जैसे आगे बढ़ाइए, तो W इज इक्वल टू मेरे पास माइनस साइन बाहर, M बाहर, M का इंटीग्रेशन नहीं होगा, M बाहर मेरे पास, माइनस साइन मेरे पास बाहर, V dV का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 0 और v टू 0। एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो। अपर लिमिट रखने गए तो सब कुछ 0, ये माइनस साइन, देयर इज 0, अरे 0 का स्क्वायर बाय 2 करोगे 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट यानी कि v का स्क्वायर बाय 2, और आपका एक m तो चल ही रहा है, तो इसको आप m को चलने दो। थोड़ा सा फिर से क्या कर दिया हमने, माइनस m, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट v स्क्वायर बाय 2, माइनस माइनस प्लस, देयर W इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ऑफ v स्क्वायर। इतना वर्क डन आपने किया है इस बॉडी को v वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी तक लाने में। और ये जो वर्क डन है, एक लाइन लिखेंगे, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क डन तो था जो आपकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर था बेटा। W इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, दैट इज द
काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन बॉडी। इसके अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए कितनी है, देयर विल बी हाफ ऑफ mv²। इतनी काइनेटिक एनर्जी। तो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, काइनेटिक एनर्जी तो हमने कहा हाफ mv²। अगर कोई बॉडी आपके पास जिसकी वेलोसिटी v है, अगर वो वेलोसिटी से मूव करती है, उसका मास m है, तो उससे जो एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ ऑफ mv², जो कि हमने निकाला। इस बॉडी को रेस्ट में जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इस काइनेटिक एनर्जी को लिखने का, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कुछ रिलेशन है? मोमेंटम याद है बेटा? मोमेंटम P याद है? P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं, दैट विल बी हाफ ऑफ mv²। ओके, m को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। m को मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, दैट विल बी क्या बन गया मेरे पास 1/2m। इस m को मैंने इसके साथ लिखा और ये मेरे पास हो गया mv²। नाउ mv का स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी p के इक्वल, इट इज द मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी p। तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² by 2m, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। या फिर इसे लिखें P इज इक्वल टू निकालना है तो इस 2 को इधर भेजो, तो P इज इक्वल टू p² इज इक्वल टू 2mke और स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लो। अगर आपको मोमेंटम पता करना है जब काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो इसे यूज करें, और आपको काइनेटिक एनर्जी पता करना है जब मोमेंटम गिवन है तो इसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 कर दिया जाए, इफ आपसे पूछा इफ काइनेटिक एनर्जी इज 0, अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0, तो बिना देखे ये कह देना कि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो बेटा मोमेंटम भी तो 0 होगा। ये सब नो, काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी यानी कि बॉडी रेस्ट में है, उस बॉडी का कुछ ना कुछ तो अपना मास होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। और बॉडी रेस्ट में तो उसके अंदर मोमेंटम भी तो 0 होने वाला है। इधर यहाँ देख लो बेटा, उसका मोमेंटम भी तो कैसा होगा? 0। मोमेंटम होगा क्या? m इंटू वी। अगर v 0 हो गया तब भी p 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 पुट कर दी जाए तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा उसका? 0। मोमेंटम भी क्या हो जाएगा उसका? 0। दूसरा, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम, इफ momentum is double or momentum is n time increases, अगर आप मोमेंटम को n टाइम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p²/2m। बोलो हाँ या ना? यस। 2m कैसा? कांस्टेंट। 2m मेरे पास कैसा है? कांस्टेंट है ना। अरे 2 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो ये मेरे पास कांस्टेंट है। यानी कि अगर किसी का मोमेंटम डबल कर दिया जाए, लेट सपोज मैं डबल के लिए केस लिखता हूं, मैंने अगर किसी का मोमेंटम डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? अगर उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी ke थी तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी ke' और ये हो जाएगी 2p²/2m। इट मींस 4p²/2m, और 4p के p²/2m को वी कैन राइट एज काइनेटिक एनर्जी न्यू बट काइनेटिक एनर्जी वोल्ट। क्या मैं सीधे ये कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम को n से इंक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी n के स्क्वायर से इंक्रीज होगी। अगर मोमेंटम को आप n टाइम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी n² टाइम इंक्रीज होगी। इफ मोमेंटम या if p increases by n times, then kinetic energy
देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस n स्क्वायर। क्लियर हुआ? अगर मोमेंटम डबल कर दिया काइनेटिक एनर्जी कितनी 4 टाइम बढ़ जाएगी। अगर मोमेंटम 3 कर दिया, थ्राइस कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। p के स्क्वायर बेटा, मोमेंटम डबल काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। मोमेंटम अगर 3 गुना कर दिया देयर इज 3 का स्क्वायर 9, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कितने टाइम बढ़ जाएगी 9 टाइम बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना होगा 9 टाइम इंक्रीमेंट होगा। तो पहले हमने कहा काइनेटिक एनर्जी 0 तो उस बॉडी का मोमेंटम भी 0। फिर हमने कहा कि अगर मोमेंटम को हम डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसके n स्क्वायर टाइम चेंज हो जाती है। किसी काइनेटिक एनर्जी 0 तो मोमेंटम 0। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये कहा आपसे बेटा कि यदि दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है, केस नंबर 3, इफ momentum of two body is equal। अगर दो बॉडी का मोमेंटम इक्वल है, लेट सपोज पहली का P1 था और दूसरी का P2 था, लेकिन दोनों मेरे पास कैसे थे इक्वल है P1 एंड P2, राइट। 2 मास लेके M1 फर्स्ट बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की, 2 M2 मास लेके सेकेंड बॉडी का और काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बॉडी की। मोमेंटम इक्वल है और मैंने मोमेंटम कैसे डिफाइन किया, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mke ऐसे डिफाइन किया। तो मैंने इसको लिखा, रूट हटा देते हैं क्योंकि दोनों तरफ रूट है, कैंसिल हो जाएगा। 2 को भी हटा दिया जाए, 2 को भी हटा देते हैं। M1 अपॉन M2 कर दें, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू ke2 अपॉन में ke1। ये क्या, ये रिलेशन ये बताता है कि इफ अगर आपका मास जो M1 है ग्रेटर देन है M2 के, जो मास है आपका M1 वो ग्रेटर देन है M2 के, जिसका ज्यादा मास होगा उसके काइनेटिक एनर्जी कम होगी। M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ke1। अगर दो बॉडीज का, अगर दो बॉडी आपके पास है जिनका मोमेंटम सेम, जिनका मोमेंटम सेम है, मोमेंटम इज व्हाट बेटा, उनका मास इनटू वेलोसिटी M1 V1 कहो या M2 V2 कहो, उन दोनों का मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की कम होगी जिसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। देखो कैसे कम, मोमेंटम सेम है। अब मैंने कहा कि M1 मेरे पास ज्यादा है, M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज हैवियर देन M2। अगर M1 ज्यादा है M2 से तो V1 कम होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रखना है ना बेटा, और V2 ज्यादा होगी। V2 कैसी होगी, ज्यादा होगी। यानी कि M1 जब यहां पे ज्यादा मास होगा तो M1 से एसोसिएट वेलोसिटी कम होगी, और उससे वेलोसिटी कम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो भाई जिसके लिए वेलोसिटी ज्यादा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। हाँ, मास से फर्क पड़ता है पर वेलोसिटी से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैंने कंडीशंस क्या रखी, मैंने ये कहा कि अगर दोनों का मोमेंटम सेम है, यानी कि अंडर रूट ऑफ mke1 लिखा और mke2 लिखा, M1 अपॉन M2। अगर M1 ज्यादा है तो ke1 कम होगा। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी कम, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये बात नोट कर ले कि अगर दो बॉडीज इक्वल मोमेंटम है, दो बॉडी की इक्वल मोमेंटम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हैवी बॉडी, सॉरी लाइटर बॉडी, लाइटर बॉडी हैविंग lighter body having more kinetic energy as compared to lighter body, as compared to heavy body। तो भाई हैवी बॉडी से हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम और लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। क्या आई बात समझ में? ओके सर, तीसरी बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ
कि अगर ऐसा हो, फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लेट सपोज मैंने ये कहा, यहां पे लिखते हैं फोर्थ पॉइंट, फिर हम इनको रिवाइज करेंगे। लेट सपोज मैंने ये कहा कि दो बॉडी हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है बेटा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा अगर उनका मास डिफरेंट है? तो पहले काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ जल्दी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट सर हमने लिखे हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। ओके, या इसे क्यों ना हम कुछ इस तरीके से लिखें, p स्क्वायर अपॉन m लिख सकता हूं, और इसको भी लिख सकता हूं p1 का स्क्वायर अपॉन m, m1 लिखो, इसको m2 लिखो, इसको p2 लिखो, 1/2 गया, m1 अपॉन m2 करो, दैट विल बी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। ओहो, और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब बताओ, अगर m1 ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। यहां पे रिलेशन बता रहा है कि m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम उस बॉडी का ज्यादा होगा जो लाइटर बॉडी है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। आई बात समझ में? हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया। पहला पॉइंट हमने कहा काइनेटिक एनर्जी जीरो तो उसका मोमेंटम जीरो। दूसरा पॉइंट ये कहा हमने कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम आप इंक्रीज करते हैं n टाइम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगी। मोमेंटम को इंक्रीज करो n से, काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट हमने कहा कि दो बॉडीज हैं जो मूव कर रही है जिसका मोमेंटम सेम है बेटा, सेम मोमेंटम, अगर उनका मोमेंटम सेम है तो जो हैवी बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और जो लाइटर बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इस रिलेशन को याद करें आप। मास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कम, हेवी मास काइनेटिक एनर्जी कम, अगर लाइट मास होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। और फोर्थ पॉइंट हमने ये कहा कि अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तो मोमेंटम के साथ क्या, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखा और हमने कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम उस बॉडी का ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा, जिसका मास कैसा है, ज्यादा। एक ग्राफ बनाते हैं, चलो एक ग्राफ से देखो इसको। मैंने सपोज एक ग्राफ बनाया, ये हटा देते हैं। सपोज एक ग्राफ है आपके पास, है ना, यहां पे आपने लिया है P और इसको यहां पे आपने लिया है P को हटा दें, यहां पे ले KE और यहां पे ले P को। एक तरफ मोमेंटम एक तरफ काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ m। ट्वाइस ऑफ m को आप कांस्टेंट कर सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है जो प्रोपोर्शनल है बेटा P स्क्वायर। P स्क्वायर, पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी इस एक्सिस के हमेशा ऊपर बनेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। उसके रीजन क्या बताया था बेटा, रीजन हाफ mv स्क्वायर में वेलोसिटी नेगेटिव या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव टर्म करेगी और मास पॉजिटिव टर्म बनाएगी और मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये ऑलवेज भी पॉजिटिव, जीरो हो सकती है बट ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने कहा K इज प्रोपोर्शनल टू P, तो ये रहा इसका ग्राफ, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, दैट इज भी पैराबोलिक। कैसा बनेगा बेटा, पैराबोलिक, पैराबोलिक बनेगा उसका ग्राफ। जब आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा बनने वाला है, पैराबोलिक ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है। if momentum of a body decreases by 1/4 times
देन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बॉडी जिसका मोमेंटम 1/4 टाइम कम हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, पहले तो ये बताओ। मोमेंटम है 1/4 टाइम हमने डिक्रीज कर दिया। लेट सपोज पहले उसका मोमेंटम पी रहा होगा, तो अब हमने उसका मोमेंटम कर दिया है 1/4 टाइम्स ऑफ पी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ रही होगी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। देखो भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करना। ट्रिक क्या कहती है कि मोमेंटम डिक्रीज हुआ है, हमने तो यहीं पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी स्क्वायर। कितने टाइम डिक्रीज हुआ है, कितने टाइम डिक्रीज हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी जो नई वाली आएगी उसको आप रखेंगे इज 1/4 टाइम्स ऑफ पी और उसका स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यस। कितना आ गया, 1/4 का स्क्वायर निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 16। तो कितने टाइम डिक्रीज हो गया, 1/16 टाइम। याद करो इस लाइन को कि मोमेंटम इंक्रीज होता है एन टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है एन टाइम। अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा 1/4 टाइम डिक्रीज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 का स्क्वायर टाइम डिक्रीज होगी, यानी कि 1/16 टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाली थी उसका 1/16 टाइम बचेगी। आई बात समझ में? तो ये कुछ बातें थी आपकी काइनेटिक एनर्जी से संबंधित, और इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। आगे पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।